Hello students, now in today's switchgear and protection lecture, in unit 4 protection of transmission line and feeder, we are going to start new topic protection of ring mains. ओके, तो सबसे पहले जब भी पावर का जनरेशन किया जाता है तो उसमें टोटल 4 टाइप की मेथड्स थी कि जिसकी थ्रू हम जो पावर होता है उसको घर तक या जहाँ पे उसको पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो उसमें रिंग मेन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्योंकि जो रिंग मेन सिस्टम जब भी अपन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिलायबिलिटी होती है वो बढ़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, अगर रिंग मेन सिस्टम हमने यूज़ की है तो कहीं पे भी अगर फॉल्ट होता है तो जो पर्टिकुलर जो रूट होगा जहाँ से पावर फेड हो रहा है वही आइसोलेट हो जाएगा। मीन्स बाकी के जो रूट्स होते हैं वहाँ से पावर सप्लाई होता है वो कंटिन्यूस रहता है, और इसकी वजह से रिंग मेन सिस्टम है वो मोस्टली पावर सिस्टम में यूज़ की जाती है। तो जब भी रिंग मेन सिस्टम का अगर हम प्रोटेक्शन करने जाते हैं तो रिंग मेन सिस्टम में डायरेक्शनल रिले एंड नॉन डायरेक्शनल रिले दोनों टाइप के रिले का यूज़ किया जाता है कि जिसकी वजह से जो पूरी सिस्टम है वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके, और इसकी वजह से जो फॉल्टी सेक्शन होता है उसको हेल्थी सेक्शन में से आइसोलेट किया जा सकता है। तो हम डायग्राम देखेंगे सबसे पहले रिंग मेन सिस्टम का। जस्ट सपोज एस है वो जनरेटिंग स्टेशन है, इसके अलावा बाकी के 4 सब स्टेशन कनेक्ट किए जाते हैं। जस्ट सपोज नाम है ए, बी, सी एंड डी। ओके, चारों स्टेशन हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। अब जो भी सब स्टेशन है उसके दोनों टर्मिनल पे हमने रिले कनेक्ट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे S1 के सब स्टेशन S के जो रिले है उसको S1 S2 नाम देंगे। A का जो है उसको A1 A2 नाम देंगे। B है उसके रिले होंगे B1 B2, C के होंगे C1 C2 एंड D के होंगे D1 D2। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल हर एक लाइन के लिए 2 रिले को कनेक्ट किया है। अब हर एक का जो टाइम सेटिंग है वो अलग अलग रहेगा। ओके, जस्ट सपोज S1 एंड S2 दोनों का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 2.1 है, और जनरेटिंग स्टेशन के आसपास जो भी रिले हमने कनेक्ट किए हैं उसको हम 2 एरो से दिखाएंगे, यानी कि नॉन डायरेक्शनल रिले आर यूज्ड। ओके, सेम वे फॉर A1 एंड A2। यहाँ पे जो A1 है तो A1 का टाइमिंग हम रखेंगे 1.6 सेकंड, जबकि A2 का टाइमिंग रहेगा 0.1 सेकंड। सेम वे फॉर B1 एंड B2। सो B1 के लिए जो रिले है वो 1.1 होगा, जबकि B2 के साथ हम जो कनेक्ट करेंगे उसका टाइमिंग रहेगा 0.6। यहाँ पे आप देख सकते हो जो A है B है यानी कि जो सबस्टेशन है उसके जो रिलेज है वो डायरेक्शनल टाइप के रिले हैं। ओके, अब C1 एंड C2। तो C2 के लिए 1.1 टाइमिंग एंड C1 के लिए 0.6 सेकंड। सेम वे फॉर D1 एंड D2। ओके, फॉर डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए जो हम टाइमिंग देंगे वो देंगे 1.6 एंड D1 के लिए जो टाइमिंग लेंगे वो लेंगे 0.1। ओके, तो ये जो है पूरी रिंग मेन सिस्टम आपको दिखाई गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरे रिलेज जो कनेक्ट किए गए हैं यानी कि A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2 एंड S1 एंड S2 वो काम कैसे करते हैं। तो जस्ट सपोज यहाँ पे जो S है वो पावर स्टेशन है और 4 सब स्टेशन है यानी कि A, B, C एंड D। इन चारों सब स्टेशन से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, और इसके लिए
जो पावर स्टेशन है वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज का यूज़ किया गया है, यानी कि जहाँ से लाइंस आती है और बाहर जाती है। ओके, और दोनों का जो टाइम सेटिंग है वो आप देख सकते हो 2.1 यानी कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 1.6, 0.6, 1.1। ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम सेटिंग किसका किया हुआ है, S1 एंड S2, यानी कि जो पावर स्टेशन है उसका टाइम सेटिंग सबसे ज़्यादा रहेगा। बाकी के जो सब स्टेशन है यानी कि A, B, C, D, इन चारों के जो रिलेज है वो आप देख सकते हो डायरेक्शनल रिले का यूज़ किया गया है। हर एक जो रिले है उसका जो टाइम सेटिंग है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। लाइक हम ले रहे हैं A1, B1, C1, D1, D2, C2, B2, A2। ओके, अब देखिए आप A1 का कितना टाइम सेटिंग किया गया है, 1.6 सेकंड। B1 का कितना किया गया है, 1.1 सेकंड। C1 का कितना किया गया है, 0.6 सेकंड। एंड D1 का कितना किया गया है, 0.1 सेकंड, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम होता जा रहा है। सेम वे अगर हम A2 से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो A2 का टाइमिंग है 0.1 सेकंड। B2, तो B2 का टाइमिंग कितना दिया है, 0.6 सेकंड। C2, तो C2 का टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 1.1 सेकंड। एंड D2, तो D2 का टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 1.6 सेकंड। यानी कि जो भी रिलेज को कनेक्ट किया गया है, जो जिस ऑर्डर में वो ऑपरेट होने वाले हैं उसमें जो टाइम है, तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। जस्ट सपोज फॉल्ट बी सी के बीच में हो रहा है। ओके, और अगर इस फॉल्टी पॉइंट को हम नाम देंगे पी, यानी कि यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। ओके, तो सेक्शन BC में पॉइंट P के ऊपर एक फॉल्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जब भी P पॉइंट पे फॉल्ट होगा तो जो करंट है, फॉल्ट करंट, वो दो पाथ से करंट, फॉल्ट करंट को फेड किया जाएगा। यानी कि जस्ट सपोज ये दोनों पाथ हुए, इसको नाम देते हैं X, इसको नाम देते हैं Y। यानी कि दो पाथ जो है X एंड Y, उन दोनों से फॉल्ट है उसको फेड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि A2 का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कितना है, 0.1 सेकंड। एंड B2 का जो टाइम है वो है 0.6 सेकंड। बट दोनों जो रिलेज है दोनों डायरेक्शनल टाइप के रिलेज है, और यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है वो रिवर्स होने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो A2 रिले है और जो B2 रिले है, ये दोनों रिले है वो ऑपरेट होंगे नहीं। जबकि S1 जो है वहाँ पे जो ऑपरेटिंग टाइम है वो है 2.1, A1 का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो है 1.6 एंड B1 का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो है 1.1। तो यहाँ पे सबसे कम जो टाइम है वो है B1 का, तो इसकी वजह से B1 का जो टाइम सेटिंग है वो 1.1 का है और वो सबसे कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे B1 जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा, और जो फॉल्ट है जो X पाथ से फेड होता है वो बंद हो जाएगा। यानी कि फीडिंग ऑफ द फॉल्ट वाया पाथ X इज स्टॉप्ड। ओके, सेम वे C1 का जो टाइमिंग है वो है 0.6 एंड D1 का जो टाइमिंग है वो है 0.1। बट यहाँ पे भी जो दोनों रिलेज है यानी कि C1 और D1 दोनों डायरेक्शनल रिले है, और इसकी वजह से जो फॉल्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो तो रिवर्स होने वाली नहीं है। तो इसकी वजह से जो C1 एंड D1 रिले जो है वो दोनों ऑपरेट होंगे नहीं। बट अगर हम देखने जाए तो जो S2 है, D2 है एंड C2 है, इन तीनों का जो ऑपरेटिंग टाइम है इट इज़ रिस्पेक्टिवली 2.1 सेकंड, 1.6 सेकंड एंड 1.1 सेकंड। ओके, तो सबसे कम टाइमिंग किसका है, C2 का। ओके, तो C2 का ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम है, इसलिए C2 है
वो ऑपरेट हो जाएगा और इसकी वजह से ये जो पोर्शन है वो आइसोलेट हो जाएगा और जो करंट है उसको वाई पाथ से भी जो फैड किया जाता है वो होगा नहीं। सेम वे अगर ए बी सेक्शन है, यहाँ पे अगर फॉल्ट होता है तो उस टाइम में क्या होगा, ये A1 के पास जो रिले है वो ऑपरेट होगा और जो B2 होगा वो भी ऑपरेट होगा और उसका जो टाइमिंग है वो कितना दिया हुआ है 0.6। तो इसकी वजह से जो A1 B2 है वो आइसोलेट हो जाएगा। सो इन दिस वे प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मीन्स वर्क्स। नेक्स्ट वन है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो देखते हैं कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने का ट्राई करेंगे। जनरेटर से पावर जनरेट होगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया गया है, ट्रांसफार्मर के बाद सर्किट ब्रेकर, अब यहाँ पे सब स्टेशन आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4, यानी कि A B C D 4 सब स्टेशन है। ये जो है वो सर्किट ब्रेकर है, हर एक स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन पे सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे इतना जो हमें इम्पीडेंस मिलेगा ट्रांसफार्मर से लेके यहाँ पे मेन जनरेटिंग स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो इम्पीडेंस मिलेगा यानी कि S एंड A के बीच में वो आएगा Z1, A और B के बीच में आएगा Z2, B और C के बीच में आएगा Z3 एंड Z4। ओके, यानी कि टोटल 4 इम्पीडेंस हमें मिलेंगे। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन कैसे काम करेगा वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम जब भी डिस्टेंस प्रोटेक्शन देते हैं, ओके, और अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो टाइम पीरियड टाइप प्रोटेक्शन होता है वो सूट करता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसमिशन लाइन जितनी लंबी होगी तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए रहेगा, यानी कि जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि इफ़ L इंक्रीज सो एट द सेम टाइम R विल इंक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर फॉल्ट हो रहा है तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो रिले है वो इम्पीडेंस रिले कब ऑपरेट होता है कि जब उसकी जो डिटरमाइन जो प्रीसेट वैल्यू होती है उससे अगर इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो तो ही वो ऑपरेट होता है। ओके, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होगा कि अगर फॉल्ट होता है तो लेंथ ज़्यादा होगी तो R की वैल्यू भी इतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन अगर हम देना चाहें तो वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इफेक्टिवली काम करेगा नहीं, क्योंकि R की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और जो सेट वैल्यू रहती है उससे वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन का हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम में जो भी रिले हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्शनल टाइप के रिलेज यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंस रिले क्या करेगा, जो डिस्टेंस रिले होता है वो लाइन का जो इम्पीडेंस होता है उसको मेज़र करेगा। ओके, और जो इम्पीडेंस है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल में रहेगा, Z इज़ प्रोपोर्शनल टू L। जो ऑपरेट डिस्टेंस रिले हमने देखा था उसका वर्किंग, उसमें हमने देखा था कि जब भी डिस्टेंस रिले का यूज़ किया जाता है तो जो करंट रहता है उसकी वजह से ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वोल्टेज की वजह से रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी कि करंट से ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड वोल्टेज से रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जब भी अगर इम्पीडेंस की वैल्यू उसके सेट वैल्यू से ज़्यादा रहेगी तो रिले है वो ऑपरेट होगा नहीं। तो इसके लिए हम उसको थियोरेटिकली देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट सपोज यहाँ पे जो लाइन दी गई है, ओके, तो उसमें S A B C D
ये जो 4 सब स्टेशन है, टोटल 5 ये जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ से वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो SA लेंथ है, लाइन सेक्शन जो है उसका इम्पीडेंस Z1 है, AB जो है उसका इम्पीडेंस Z2 है, BC के बीच में जो इम्पीडेंस है वो Z3 है एंड CD सेक्शन का जो इम्पीडेंस है वो है Z4। जस्ट सपोज यहाँ पे P पॉइंट पे फॉल्ट होता है। ओके, यानी कि सब स्टेशन कौन सा आएगा? सब स्टेशन B C के बीच में P पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है। तो अगर हम अब लूप इम्पीडेंस काउंट करते हैं तो पावर स्टेशन एंड फॉल्ट के बीच का, तो सबसे पहले हम देंगे सब स्टेशन S के लिए। तो S के लिए इम्पीडेंस, जस्ट सपोज ये जो फॉल्ट है, अगर यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है तो जस्ट सपोज इतना जो इम्पीडेंस है इसको हम ले लेते हैं Z। ओके, तो अब S के आगे इम्पीडेंस कितना होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z। एक सब स्टेशन के आगे इम्पीडेंस कितना रहेगा? Z2 प्लस Z। B के आगे कितना इम्पीडेंस रहेगा? यानी कि सब स्टेशन और फॉल्ट के बीच का इम्पीडेंस, यानी कि Z। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सब स्टेशन जो है यहाँ पे S का Z1 Z2 Z जो है वो उसकी जो सेट वैल्यू जो है उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा? S के आगे जो भी रिले हमने कनेक्ट किया है वो ऑपरेट होगा नहीं। सेम वे A पॉइंट की, यानी कि A सब स्टेशन के आगे भी जो रिले कनेक्ट किया होगा उसमें क्या होगा कि जो इम्पीडेंस है वो Z2 प्लस Z होगा एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द सेट वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, यानी कि इम्पीडेंस की जो वैल्यू सेट की गई है उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि A के आगे जो रिले कनेक्ट किया गया है वो भी ऑपरेट होगा नहीं। सेम वे अगर हम देखते हैं तो B के आगे, तो B के आगे सब स्टेशन और फॉल्ट के बीच में कितना इम्पीडेंस आएगा? Z। यानी कि यहाँ पे जो सेट वैल्यू है उससे Z की वैल्यू कितनी रहेगी? कम रहेगी। और इसकी वजह से B के आगे जो रिले कनेक्ट किया गया है वो ऑपरेट हो जाएगा और बाद में वो BC सेक्शन को वो आइसोलेट कर देगा। अब ये जो मेथड है उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। सो उसमें जो सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो है कि इम्पीडेंस रिले क्या मेजर करता है? सो R प्लस JX। ओके, तो अगर लेंथ है वो बढ़ रही है, यानी कि मैंने जो आपको पहले बोला R इज इक्वल टू रो L बाई A, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर फॉल्ट होता है तो जो आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लेंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो मेजर्ड इम्पीडेंस है वो जो एक्चुअल इम्पीडेंस रहेगा इससे ज़्यादा आएगा और इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अवेलेबल रहेगा नहीं, यानी कि मेजर्ड इम्पीडेंस is greater than actual value। ओके, क्यों? क्योंकि जो इम्पीडेंस रिले है वो R प्लस JX को मेज़र करता है और यहाँ पे अगर लेंथ है वो अगर लेंथ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से आर्क रेजिस्टेंस अगर फॉल्ट होता है तो जो आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से जो मेजर्ड इम्पीडेंस है वो सेट वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू से इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर हम दूसरा डिसएडवांटेज उसका देखने जाए तो यहाँ पे जो हमने सर्किट देखी, ओके, तो इसके अंदर सिलेक्टिविटी जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर BC में फॉल्ट हो रहा है, ओके, अगर BC सेक्शन में फॉल्ट हो रहा है तो जो B के आगे जो रिले है वो ऑपरेट होगा।
इसके अलावा भी क्या होगा कि अगर फॉल्ट ए बी में हो रहा है ओके, तो उस टाइम में भी बी रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो रिले है वो अगर नॉन डायरेक्शनल टाइप का हो गया तो इसकी वजह से बाद में क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफ़िकल्टी हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले का यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से अगर BC में फॉल्ट होता है तो BC का ही रिले ऑपरेट होगा, AB में जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा नहीं। मीन्स वी हैव टू यूज सिलेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलेज बाय अप्लाइंग डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले। तो इसकी वजह से जो भी डिस्टेंस प्रोटेक्शन जब भी देते हैं तो उस टाइम में डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले एंड नॉन डायरेक्शनल इम्पीडेंस रिले दोनों का यूज़ किया जाता है।